आज आपके वर्ग के लिए हम लोग एक नया टॉपिक पर विचार करें और जिस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कहते हैं IRDP। अब आप देखिए कि एक्चुअली यह है क्या। ये गरीबी उन्मूलन के लिए इस देश में अपनाया गया कि गरीबी कैसे दूर किया जाए। आपको बताएं कि 1929-30 में विश्वव्यापी मंदी पड़ी, जिसको कि ग्रेट डिप्रेशन की संज्ञा दी गई और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के कारण ये घटनाएं घटी और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। तो मंदी के बाद बेरोजगारी हुई और उस बेरोजगारी में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इस सारे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और देश को, भारत जैसे विकासशील देश को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंत में इससे निपटने के लिए भारत की सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और ताकि हमारी जनसंख्या को लाभपूर्ण रोजगार या गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्रमशः बहुत सारे अनुमान भी लगाए गए कि बेरोजगारी के अनुमान लगाए गए और नौकरियों को उपलब्ध कराने का प्रयास भारत की सरकार ने किया। भिन्न स्तरों पर बनाने का प्रोग्राम, रूरल वर्क्स प्रोग्राम भी अपनाया गया। उसी क्रम में आप देखिएगा कि ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के काम पहले बहुत सारी एजेंसियां करती थी, जिसमें शामिल हैं रोजगार गारंटी योजना, रोजगार के लिए खाद्य कार्यक्रम, छोटे किसान के विकास की एजेंसी, सीमांत किसान और कृषि मजदूर कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र प्रोग्राम जिसकी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड क्षेत्र प्रोग्राम, कमांड एरिया प्रोग्राम्स आदि को अपनाया गया। और आप देखेंगे कि छठी योजना में, 6th 5-year प्लान में इस प्रकार बहुत से प्रोग्राम जो ग्रामीण गरीबों के लिए बहुविध एजेंसियां द्वारा चलाए जाते थे, समाप्त करने की बात कही गई और उसका प्रतिस्थापन समग्र देश के लिए एक समन्वित प्रोग्राम द्वारा किया जाना चाहिए था। इसका प्रस्ताव पास किया गया और इसी प्रोग्राम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP कहा गया। अब देखिए, IRDP के अंतर्गत एक छठी पंचवर्षीय योजना में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया गया। एक था समन्वित ग्रामीण विकास IRDP और दूसरा रहा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको कि NREP कहा गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा मूल रूप में गरीब परिवारों में स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोन्नत करने की विधि अपनाई गई ताकि उत्पादक परिसंपदों में के हस्तांतरण से वो इतनी आय कमा सकें कि गरीबी रेखा को पार कर ले। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य मौसमी तथा अल्प रोजगार के काल के दौरान भूति रोजगार, वेज एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना है और इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भिन्न व्यवसायों में श्रम नियोजन क्षमता, जिसको कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि आधार संरचनाओं सामाजिक एवं आर्थिक के निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था
की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में लागू किया गया। अब देखिए, मोटे तौर पर जो रूरल इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा है, उसके अंतर्गत समन्वित कार्यक्रम की कल्पना की गई है। समन्वित यहाँ 4 आयामों को शामिल करना है: क्षेत्रीय प्रोग्रामों का समन्वय, भौगोलिक समन्वय, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का समन्वय, और इन सबसे ऊपर उन सभी नीतियों का समन्वय करना होगा जो विकास, गरीबी की समाप्ति और रोजगार जनन के बीच बेहतर तालमेल बिठाना चाहती है। और अधिक स्पष्ट रूप में इसमें उन लक्षित समूहों टारगेट ग्रुप्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसमें छोटे एवं सीमांत किसान, कृषि मजदूर एवं ग्राम कारीगर शामिल हैं, और जिनके लिए ग्राम क्षेत्रों में बहुत स्थिति चयन, विशिष्ट आयोजन, लोकेशन या स्पेसिफिक प्लानिंग की आवश्यकता है। इस प्रकार समग्र ग्राम विकास रणनीति के अधीन समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की कल्पना अनिवार्यता एक निर्धनता विरोधी प्रोग्राम के रूप में की गई है। आप इस बात को स्पष्ट कर लें कि ये ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के प्रयास के लिए पीछे की योजनाओं और छठी योजना में खासकर इसको परिभाषित किया गया और काम चला। अब देखिए, हुआ क्या कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्षेत्र देश के 111 ब्लॉकों में 2 अक्टूबर 1980 को चालू किया गया। याद रखिएगा, 5 वर्षों 80-85 की अवधि के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में 600 गरीब परिवारों की सहायता करने का निश्चय किया गया। उस समय सरकार ने यह सोचा। आज परिस्थिति बदली हुई है। आज के संदर्भ में जब हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई है और भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और इसके आधार पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। अभी आपने देखा कि ये कोविड-19 के अंतर्गत तो जो तिहारी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, गाँव में हैं, उनके लिए सरकार ने 1-1 हज़ार रुपया सबको देना शुरू कर दिया, उनके खाते में देना शुरू कर दिया, अनाज देना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब सारी पीछे की जो योजनाएं आ रही हैं उसको बहुत बेहतर करने की सरकार की मंशा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और अधिक से अधिक लोगों की आमदनी बढ़े और रोजगार के स्तर बढ़े। इस प्रोग्राम की एक क्रमिक योजना पर आधारित रहा है और जिसके अधीन पूंजी लागत कैपिटल कॉस्ट को 25%, छोटे किसानों को 33.3%, सीमांत किसानों को, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को और 50% जनजातीय लाभ प्राप्तकर्ताओं को सहायता के रूप में प्रदान किया जाना था। अंत्योदय का सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इस प्रोग्राम का लक्ष्य सबसे पहले गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाना रहा है। अब आप देखिए ये कितना ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट भारत की सरकार का रहा है और इसमें कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी शामिल किया गया, यानी सामुदायिक योजनाएं 50% सहायता के लिए हकदार होती है और कुल खर्च के लगभग 20% का प्रयोग प्रशासनिक एवं आधार संरचना, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, संबंधी व्यवस्था पर खर्च किया जाना रहा है और शेष 80% लाभ
कार्यकर्ताओं को परिसंपदा ग्रहण करने के लिए सहायता के रूप में दिया जाना रहा है। अब देखिए प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। सरकार की कुछ कमजोरियां भी उस समय रहीं कि लाभ प्राप्तकर्ताओं की बहुसंख्या को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जानकारी ही नहीं थी। 22% मामलों में कोई अतिरिक्त आय जनित नहीं हुई थी। ये सब इसकी दुर्बलताएं रहीं, इसमें दो राय नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि 8वीं योजना, जिसको 92-93 से 1996-97 के दौरान इस प्रोग्राम के अंतर्गत यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत भारत की सरकार ने 11,541 करोड़ रुपए का निवेश 108 लाख परिवारों को सहायता दी गई। इस प्रकार प्रति परिवार निवेश 10,666 करोड़ रुपए हुआ। प्रोग्राम द्वारा कुल रूप में 108 लाख परिवारों को सहायता दी गई, जिससे 50% अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित थे और इस प्रकार योजना द्वारा लक्ष्य पूरा किया गया। लेकिन लाभ प्राप्त करने वाली स्त्रियों की संख्या केवल 34% थी, जबकि 40% के निश्चित लक्ष्य से नीचे थी, यानी 40% टारगेटेड था जो नहीं अचीव हो सका 8वीं योजना में, और वह घटकर 34% पर ही रह गया। अब देखिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 80-81 में देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ किया गया और 1 अप्रैल 1999 तक एक मुख्य स्वरोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के रूप में चलता रहा। याद रखिएगा। उसके पश्चात इसके पश्चात इसमें संरचनात्मक परिवर्तन भी किया गया और इसका नाम स्वर्ण जयंती रोजगार योजना रखा गया है। यानी समय समय पर इसमें परिवर्तन किए गए और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसको जैसी ज़रूरत पड़ी और भारत की सरकार ने अपनी समझदारी से नीतियों के द्वारा इसमें परिवर्तन किया। और आप देखिए कि इसका नाम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना रखा गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे कि 97 से 2002 के बीच की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार इस प्रोग्राम के प्रारंभ में 98-99 तक 535 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ और इस पर 13,700 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने खर्च किए। आखिर इतना रुपया सरकार ने खर्च किया तो क्यों? भारत के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, और उनकी भागीदारी को सरकार ने बहुत महसूस किया, इसलिए कि इनके माध्यम से एक स्वस्थ विकास की परंपरा स्थापित की जाएगी और इनके महत्वपूर्ण योगदान को भारत की सरकार ने स्वीकार किया कि गरीब देश में गरीब नहीं रहे। अब देखिए प्रति परिवार औसत निवेश क्रांतिक स्तर से नीचा था, जो प्रोग्राम के लक्ष्य के अनुसार 2,000 रुपये प्रति परिवार आय जनित करने के लिए अपर्याप्त है। 9वीं योजना के आरंभ पर 16,753 रुपये का प्रति परिवार निवेश 8वीं योजना के आरंभ पर 7,889 रुपये की तुलना में वास्तविक रूप में बहुत अधिक नहीं है। प्रति परिवार इतने निम्न स्तर निवेश द्वारा ऐसे स्वरोजगार प्रोजेक्ट के लिए वित्त उपलब्ध कराना संभव नहीं जो लगातार पर्याप्त आय उपलब्ध करा सके। यानी ये एक सुझाव आया कि इसमें और वृद्धि की जाए, इस पर अधिक निवेश किया जाए, भारत की सरकार अधिक खर्च करे ताकि अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। अब देखिए लाभ प्राप्तकर्ताओं की पहचान और लोक सहयोग के विस्तार करने के बावजूद समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनिवार्यतः एक अत्यंत नौकरशाही कार्यक्रम ब्यूरोक्रेटिक प्रोग्राम माना गया
इसे नौकरशाही के शिकंजे से आज़ाद कराना अत्यंत आवश्यक रहा। इसलिए सरकार ने इस प्रोग्राम के लाभ गरीबों के बजाय दूसरे के जेब में न जाए, इसलिए इस पर ध्यान दिया। और आप देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, वीमेंस डेवलपमेंट, सेल्फ मेडिएशन आदि महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए। मिक्रो इंटरप्राइज की समस्याओं के तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। और आप देखिए कि इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर जवाहर रोजगार योजना का भी कार्यक्रम शुरू किया सरकार ने। और ये योजना 28 अप्रैल 1989 को चालू किया गया। और उस समय चल रही सभी वृत्ति रोजगार योजनाएं, बेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम का इसमें विलयन कर दिया गया और जिसका नाम जवाहर रोजगार योजना दिया गया। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर एक बड़े छत्र के अधीन कर दिया गया और उसका नाम जवाहर रोजगार योजना दिया गया। यानी पीछे के जो कार्यक्रम थे उसको जवाहर रोजगार योजना में मर्ज कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य ये रहा कि ग्राम क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार और अल्प रोजगार पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए लाभकारी रोजगार कायम किया जाए। पहला इसका लक्ष्य माना गया। और दूसरा क्या था? ग्रामीण आधार संरचना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर अस्थायी रोजगार कायम किया जाए। नेक्स्ट, सामुदायिक एवं सामाजिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए। गरीबों के प्रत्यक्ष एवं निरंतर लाभ के लिए परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए। मजदूरी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला जाए और ग्राम क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में समग्र रूप से सुधार किया जाए। अब आप देखिए, इसी क्रम में आप देखिएगा कि टारगेट ग्रुप्स एंड स्पेशल सेफगार्ड्स की भी बात की गई। और वो क्या था कि जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या की सहायता करना है। इसमें अनुसूचित जनजाति और जनजातियों को और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों, जो बॉन्डेड लेबर को भी प्राथमिकता दी जाए। 10 लाख कुआं खोदने की भी योजना सरकार ने किया और ये उपलब्ध उनको कराया जाए जो मार्जिनल फार्मर्स हैं। उसके आगे देखिए कि इंदिरा आवास योजना आज भी चल रहा है। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को बिना लागत के मकान उपलब्ध कराना रहा। 1993-94 में यह योजना अन्य गरीब वर्गों को भी उपलब्ध कराया गया और आज भी चल रहा है। हमारे और आपके गांव में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जो इसके हकदार हैं उनको सरकार ये इस योजना के के तहत पैसे दे रही हैं। 1.5 लाख, शायद 1.5 लाख रुपया हो गया है, 1.5 लाख दिया जा रहा है। एक रूम लोग बना रहे हैं। मकान बनाने की जिम्मेदारी लाभप्रद कर्ता पर है और मकान के निर्माण एवं डिजाइन के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता भारत की सरकार ने दी है। 1985-86 से 88-89 के दौरान जब यह योजना ग्राम भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम के अधीन चलाई जा रही थी, कुल 5.2 लाख मकान बनाए गए। 89-90 से मार्च 2001 तक 67.5 लाख मकान 11,324 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। यानी एक मकान बनाने की औसत लागत उस समय जिस समय ये योजना चली थी 16,776 रुपये थी। आज तो इसका 1.5 लाख से अधिक है। अब देखिए, इसी के अंतर्गत, इसी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत नव क्रिया और विशेष रोजगार योजना का भी निर्माण भारत सरकार ने किया। जवाहर रोजगार योजना के अधीन विशेष एवं नई प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य चलाए गए भी,
उद्देश्य अस्थायी रोजगार काम करना है, जिसमें निम्नलिखित हैं: श्रम के प्रवासन को रोकना, माइग्रेशन को रोकना, स्त्रियों को रोजगार को बढ़ावा देना, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सूखे के प्रबंध एवं जल विभाजन का विकास करना, बंजर भूमि विकास को प्रोन्नत करना। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा कक्षाओं के लिए कमरे और स्कूलों की इमारतों के बनाने के लिए सहायता दी गई। ये सारे कार्यक्रम चलाए गए। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम भी चलाए गए, और ये महाराष्ट्र की सरकार की रोजगार गारंटी योजना के मॉडल के अनुसार 2 अक्टूबर 1993 को 261 जिलों के 1778 ब्लॉकों में ग्राम रोजगार में रोजगार आश्वासन कार्यक्रम योजना को चालू किया गया। इस वर्ष के दौरान एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध 441.3 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। आज आप देखिएगा, इसका शेप ले लिया है मनरेगा। तो जवाहर रोजगार योजना में को और टिकाऊ बनाया जाए ताकि लाभप्रद कार्यकर्ता गरीबी रेखा को पार कर सके। इसके लिए 100 दिन के कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई, और आज सरकार कर रही है। अब देखिए, जब स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना अप्रैल 1999 में चालू की गई, और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और 10 लाख कुएं मिलियन वेल्स स्कीम को इकट्ठा करके एक स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में इसे लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य व्यष्टि उद्योगों, मिक्रो इंटरप्राइज को प्रोन्नत करना और स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करना है। यह एक केंद्र संचालित योजना के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच 75-25 के अनुपात में लागत सहवादन आधार पर लागू की जा रही है। यानी इसका खर्च राज्य सरकार को केंद्र 75% में 75 रुपये देता है और राज्य को 25 रुपये देता है। देख लीजिए, ये कितनी बड़ी बात है। रोजगार जनन की दृष्टि से जवाहर रोजगार योजना का समग्र प्रभाव लक्ष्य से बहुत अधिक नहीं रहा, लेकिन इधर इसमें काफ़ी तरक्की हुई, और जाहिर है कि इसके लिए आर्थिक संसाधन और अधिक देने की ज़रूरत है, वित्तीय संसाधन देने की ज़रूरत है, और भारत की सरकार कर रही है। राज्यों के साथ इसकी सहभागिता अच्छी होती जा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि यह बहुत कारगर कार्यक्रम है, और ये सारे कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, और यह इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा रोजगार का स्तर बढ़े, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़े नहीं, बेरोजगारी घटे और लोगों को अधिक से अधिक लाभ होगा। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अंडर 9th रैंक को जब एग्जामिन करेंगे तो बहुत सारे आपके कारगर परिणाम आपके सामने आएंगे। उपभोक्ता वस्तुएं, विनिर्माण संबंधी रोजगार में 2/3 योगदान, और विनिर्माण से प्राप्त होने वाले सकल देशीय उत्पाद में 1/3 योगदान देती है। भारी देशीय मांग उपलब्ध होने के कारण इस क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार के विस्तार की भारी गुंजाइश है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इस बात का उल्लेख करना कि रोजगार की नीति का केंद्रीय लक्ष्य स्वीकार किया जाए ताकि इससे से अधिक विकास हो सके, और ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी की उपज है, और जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के अर्थशास्त्रियों के भी मत आए हैं, और उन्होंने इसको अधिक सफल बनाने के लिए कहा भी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर इंदिरा हीराबे, प्रोफेसर रथ ने जो अपना दृष्टिकोण दिया है, उनके मुताबिक कि
वृत्ति रोजगार के कार्य भाग पर अत्यधिक बल देता है और ग्राम समाज में स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कार्य भाग की उपेक्षा पहले की गई है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब इस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनके पास कम से कम कुछ परिसंपत्ति, कुछ कौशल, शिक्षा, उद्यम, जिससे कि वे स्वरोजगार काम कर सकते हैं, वही जिनके पास न तो कोई परिसंपत्ति है और न ही कौशल, शिक्षा का उद्यम, जिससे कि स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सके। इसलिए सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार बढ़ाने की बात कही है। सामाजिक तथा आर्थिक संरचना के निर्माण में भी इसकी मजबूती को बहुत सराहा गया है और कहा गया है कि रोजगार बढ़ाकर इन की सेवाओं बढ़ाकर वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाया जा सकता है और मांग जब बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी तो लोगों का कल्याण होगा और गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ सकेंगे, पॉवर्टी एलिविएशन होगा। तो ये सारे बड़े आप देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेटेड समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत की सरकार ने चलाया और आज विभिन्न रूपों में जो चल रहा है, ये बड़ा सराहनीय है और बहुत सारे लोगों को इससे काम मिल रहा है। ये बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है। आज इतना ही बताकर मैं अपना समाप्त करता हूँ, फिर आगे दूसरा पार्ट आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।